नमस्कार सभी को। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और आशा करते हैं आपको इससे बहुत ही लाभ होगा। ये आज का जो टॉपिक है अध्यापकों के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंस्पायर अवार्ड। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंस्पायर अवार्ड क्या है। देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि इंडियन नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी प्रमुख प्रोग्राम हैं उन प्रमुख प्रोग्रामों में से ये एक प्रोग्राम है इंस्पायर अवार्ड। अब इसका महत्व क्या है? जो हमारा इंडियन नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो कक्षा 6 से 10th तक के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हों चाहे वो सरकारी स्कूल के हों, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर जो 6th क्लास से 10th क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं वो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को यहाँ पर साझा कर सकते हैं। यानी कि उनको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो अपने हुनर का, अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज्ञान का प्रदर्शन कर सके। तो इसलिए ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में होता क्या है ये तो हमें पता लग गया कि ये 6 to 10th के स्टूडेंट के लिए है। 6 to 10th स्टूडेंट के लिए है। ये बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। होता क्या है, इस प्लेटफॉर्म पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने दृष्टिकोण को प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थियों को आइडिया देने पड़ते हैं, और वो भी कैसे? इनोवेटिव आइडिया। और उस आइडिया के आधार पर वो अपना प्रदर्शन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी कर सकते हैं। अब करें क्या? विद्यार्थी किस प्रकार इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसके विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थी को अपने आसपास या अपने स्कूल में या अपने घर पर या समाज में किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्या को तलाशना होगा जिसका कोई हल ना हो, या अगर कोई समस्या है और उसका हल पहले हो चुका है तो उसमें और क्या एडिशन किया जा सके ताकि उसकी एफिशिएंसी में बदलाव हो सके, यानी कि उसकी एफिशिएंसी और ज्यादा हो सके। तो इस प्रकार की हमें खोज करनी है। सबसे पहले विद्यार्थी इसकी खोज करेगा कि हमारे आसपास क्या समस्या है। अब समस्या कैसी भी हो सकती है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। लेकिन इंस्पायर अवार्ड के लिए सबसे जरूरी जो ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें आपको एक मशीन बनानी है। ये याद रखेंगे कि आपको एक मशीन बनानी है जो उस प्रकार के कार्य को आसान कर दे। मशीन बनाए या कोई ऐसा कार्य करे जिससे वो कार्य आसान हो जाए। उसके लिए हम 1-2 एग्जाम्पल भी आपके सामने रखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार की मशीन। अब देखिए, मशीन पहले ही हमने आपको बताया कि भाई उस समस्या को समाधान के लिए या तो पहले ही मशीन बनी हुई है या न्यू मशीन आप बना रहे हैं। 2 तरीके हैं। अगर न्यू मशीन बना रहे हैं तो इसका मतलब वो इनोवेटिव आइडिया है, और यदि पहले से ही कोई मशीन बनी हुई है और उस मशीन में अगर आप थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं और उसमें और मल्टी फंक्शन जोड़ देते हैं तो वो भी इनोवेटिव आइडिया में गिना जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं हम आपको
कि मान लीजिए पहले 20 से 25 साल पहले जब किसान गेहूं निकालता था तो वो पशु की मदद लेता था और उसको गेहूं निकालने में कम से कम भी 1 एकड़ जमीन का गेहूं निकालने में 10 से 15 दिन लग जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद में थ्रेसर आई और थ्रेसर के द्वारा गेहूं को निकाला गया, कढ़ाई की गई, तो उससे भी उसमें जो भूसा था वो रह जाता था। फिर किसान उसको बरसाता था, निष्पावन विधि का उपयोग करता था। फिर उसमें एडिशन हुआ, फिर उसमें पंखा लगाया गया एक, जो कि भूसे को अलग कर रहा है। तो उसके बाद आज के दिन अगर देखा जाए तो आज के दिन हार्वेस्टर और जो कंबाइन आई हुई है वो कंबाइन क्या कर देती है, कटाई भी कर देती है फसल की, कढ़ाई भी कर देती है, साफ भी कर सकती है और भूसे को भी अलग कर देती है। तो इस प्रकार के टाइम टू टाइम इनमें एडिशन होते चले गए और बदलाव होते चले गए। और इस प्रकार जब भी कोई ये बदलाव हुआ तो वो इनोवेटिव आइडिया ही कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको ये समझना होगा कि हमें जो मशीन बनाई गई है वो मशीन हमारे लिए कितनी उपयोगी है, कहां तक उपयोगी है, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि उससे किसी भी मजदूर का, किसान का, कोई आम आदमी का उससे आसानी हो जाए। जैसे और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए पहले रिक्शा होती थी और उस रिक्शा में बैठने के लिए काफी ऊंचाई होती थी और उस ऊंचाई पर बैठने के लिए लोगों को तकलीफ होती थी, खासकर बुजुर्ग व्यक्तियों को और छोटे बच्चों को। तो उसके साथ साथ किसी ने सुझाव दिया, किसी का आइडिया था कि उसके नीचे एक फुट स्टेप लगा दिया जाए जिसके ऊपर पैर रख के आसानी से चढ़ा जा सके। तो वो भी एक इनोवेटिव आइडिया में आ सकता है। इसी प्रकार दिल्ली की जो लो फ्लोर बसेज है वो भी एक आइडिया का ही रूप है, उसी से वो संभव हो पाया है। अब आप समझ गए होंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आज तक जितनी भी वस्तुएं हमारे हाथ में, जैसे ये पेन है, डस्टर है, ये बोर्ड है, ये कभी ना कभी किसी ना किसी के द्वारा आइडिया दिए गए हैं। उस आइडिया के माध्यम से ही हमें ये सब चीजें देखने को मिली हैं। जब कोई समस्या आई तो उस समस्या का हल तलाश किया गया और उस समस्या का जो हल तलाश किया तो वो एक इनोवेटिव आइडिया बना। इसका मतलब आज के दिन जो हम सुई से लेकर अंतरिक्ष यान तक जो भी चीजें देख रहे हैं वो सारे के सारे कभी ना कभी किसी ना किसी के द्वारा आइडिया के माध्यम से प्रदर्शित किए गए हैं और फिर उनको जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने उसका ढांचा का रूप दिया है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको, विद्यार्थियों को इसमें क्या करना है। अब बात आती है कि आपने कोई समस्या तलाश करनी और तलाश करने के बाद आपको ये पता करना है कि वास्तव में ये समस्या पहले खोजी गई है या नहीं खोजी गई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उसको, जो भी आपने समस्या लिखी है उस समस्या को आप खोज करेंगे कि क्या पहले ये समस्या हल की गई है या नहीं। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप अपने विषय अध्यापक की मदद भी ले सकते हैं, अपने अभिभावक की मदद ले सकते हैं, अपने किसी साथी की मदद ले सकते हैं और गूगल या अन्य जो सर्च इंजन हैं उनके ऊपर उस समस्या को लिखकर देखेंगे कि वास्तव में ये समस्या पहले सोल्व की गई है या नहीं की गई है। यदि नहीं की गई है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही समस्या तलाश की है और आप उस पर कार्य कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो समस्या पहले थी और किसी ने तलाश की थी और उसका आइडिया दिया हुआ है और मशीन बनी हुई है, तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं इस मशीन में और क्या आइडिया डाल सकता हूं और क्या बदलाव कर सकता हूं जिससे इसकी एफिशिएंसी में, इसके कार्य करने की क्षमता में बदलाव हो सके और कोई मल्टी फंक्शन इसमें लग सके, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल देकर आपको समझाया है। तो इतना करने के बाद जब आपको ये पता लग गया कि हमारी ये समस्या है और उसके समाधान के बारे में सोचना है फिर आपको कि इसका समाधान कैसे किया जाए। जब आपके पास समाधान भी हो जाए तैयार और जब आपको एक समस्या की खोज भी हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक सिनोप्सिस लिखनी है। अब ये क्या होती है सिनोप्सिस, अब इसके बारे में समझते हैं। तो सिनोप्सिस का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी आपने समस्या तलाश की है और उसका जो भी आइडिया दिया है
उसको आपने पेपर के ऊपर लिखना है। अब सिनोप्सिस के मुख्यतः 4 भाग हैं। सबसे पहला भाग क्या है? सबसे पहला भाग आप देंगे टाइटल। तो ये टाइटल क्या है? इस टाइटल को आपको वही टाइटल देना है जिसके लिए आपने समस्या का समाधान करके वो मशीन तैयार की है ना, वो मशीन तैयार किया, उसी को उसका नाम देना है। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, तो किसी ने जब इनोवेटिव आइडिया किया और हार्वेस्टर बनाई तो उसका नाम रखा हार्वेस्टर या कंबाइंड हार्वेस्टर रखा। तो इसी प्रकार अगर जो भी समस्या है उस समस्या के संबंधित जो भी आपने मशीन बनाई है उस मशीन का नाम आपको यहाँ पर डालना है। तो वो हो गया टाइटल। नंबर 2 पर आपको क्या करना है इस सिनोप्सिस में? इसमें करना है आपको कि जो भी आप मशीन बनाने जा रहे हैं उसका एक रफ स्केच बनाएंगे आप, उसका एक मॉडल टाइप जो रफ स्केच, जो कि पेपर पर बनाना है और पेन की सहायता से बनाना है। कोई भारी बस थोड़ी आउटलाइन हो जाए कि आप इस प्रकार से आउटलाइन उसकी बनाएंगे कि आपकी मशीन इस प्रकार की होगी और इसमें ये इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे और इस प्रकार से ये हमारे काम करेगी। तो वो आपको नंबर 2 पर रफ स्केच जो बनाना है वो आपको डायग्राम बनाना है। तो नंबर 3 पर क्या करना है? नंबर 3 पर आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आपने अभी तलाश की है, उस प्रॉब्लम को लिखना है कि हमारे आसपास हमने क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं। ये आपको तीसरे पार्ट में लिखना है। और चौथे जो पॉइंट होगा वो चौथा पॉइंट होगा आइडिया ओब्लिक सॉल्यूशन, यानी कि इस प्रॉब्लम का हमने क्या सॉल्यूशन सोचा है। तो वो आपकी एक सिनोप्सिस तैयार हो जाएगी। इतना करने के बाद आप स्टूडेंट को क्या करना है, वो सिनोप्सिस अपने विषय अध्यापक के पास लेकर जानी है। विषय अध्यापक उसको जांचेगा कि वास्तव में ये जो आइडिया है और ये जो प्रॉब्लम है ये जेन्युइन है या नहीं है। फिर वो दोबारा से उसको चेक करेगा और चेक करने के बाद फिर वही प्रोसेस है। यदि आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है, समस्या आपने सही तलाश की है और भाई आपने उसका जो सॉल्यूशन है वो सही बताया है, तो वो उनको एक्सेप्ट कर लेगा। और यदि उसमें बदलाव की गुंजाइश है तो उसके लिए भी आपको मार्गदर्शन करेगा। यहां तक का कार्य एक स्टूडेंट का है, जो कि बहुत ही आसान तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इसके माध्यम से आपको वैज्ञानिक बनने का एक मौका मिलता है। तो हम आपसे आशा करेंगे कि आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें अपने आसपास जितनी भी कोई भी समस्या देखते हैं उस समस्या का हल करने का। उसके बाद बात आती है कि ये सेक्शन था एक स्टूडेंट के लिए। उसके बाद आती है बात अध्यापक। फिर अध्यापक क्या करेगा? जब उसके पास सिनोप्सिस मिल गई तो अध्यापक को क्या करना है, जिस भी बच्चे ने सिनोप्सिस सबमिट की है उस बच्चे का बायोडाटा, कंप्लीट बायोडाटा, क्या होगा? कंप्लीट बायोडाटा उसका लेगा विद नेशनलाइज्ड बैंक डिटेल। इसके साथ उस बच्चे का एक खाका तैयार करेगा और जिस बच्चे ने, जरूरी नहीं है एक बच्चा इसमें सबमिट करे, जितने भी बच्चे सबमिट करते हैं उन सभी बच्चों का कंप्लीट बायोडाटा विद नेशनलाइज्ड बैंक अकाउंट नंबर के साथ उस बच्चे का डाटा कलेक्ट करेगा। उसके साथ साथ उस बच्चे की फोटो और जिस बच्चे ने सिनोप्सिस सबमिट की है उस बच्चे की ऑडियो और वीडियो शूट करेगा उस समस्या से संबंधित, कि उस बच्चे ने क्या टाइटल दिया है, क्या उसने जो भी समस्या दी है और उसका क्या हल किया है। तो उसकी या तो ऑडियो या उसकी वीडियो, ये सारी चीजें एक अध्यापक के हाथ में होनी चाहिए जब वो इंस्पायर्ड अवार्ड पोर्टल के ऊपर उस बच्चे का डाटा सबमिट करेगा। तो उसका सबमिट करने के बाद जब वो सारी चीजें ये होंगी तो स्टेप बाय स्टेप
उसमें हम जो अध्यापक है वो ऐड करता चला जाएगा। और ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है अध्यापक के लिए, जब भी शुरुआत करते हैं इंस्पायर्ड अवार्ड पोर्टल पर, तो या तो रजिस्ट्रेशन पहले हुआ होगा स्कूल का, और या अगर स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन लगभग सभी स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके लिए उसकी एक आईडी है और एक पासवर्ड है। उस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद जब शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में ही मांगा जाता है कि कितने स्टूडेंट का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो मान लीजिए अध्यापक ने 10 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है, तो 10 सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब सबमिट करने लगे तो सबसे पहले एक बच्चे का सबमिट हो गया। जब उसका फाइनल पर आएगा तो 2 आइकन होंगे, एक तो सबमिट और एक फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट ये 2 होंगे। तो आपको क्या करना है, जब एक बच्चे के सारे कंप्लीट डाटा आप उसमें डाल चुके होते हैं पोर्टल पर, तो आपको ये सबमिट वाला जो आइकन है ये प्रेस करना है, ना कि फाइनल सबमिट का। ये वाला जो है फाइनल सबमिट वाला जो आइकन है ये आपको प्रेस करना है कब, जब ये 10 के 10 बच्चों का आप सभी का डाटा उसमें फीड कर चुके होते हैं, तब आपको सबसे लास्ट में ये फाइनल सबमिट वाला प्रेस करना। यदि आपने बीच में मान लो 5 बच्चों का आपने सबमिट कर दिया और बीच में आपने फिर 5 के तुरंत बाद आपने फाइनल सबमिट कर दिया, तो बाकी के जो 5 स्टूडेंट और करने थे वो रह जाएंगे, क्योंकि फिर ये जो डाटा है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास चला जाता है। तो अगर फिर दोबारा से अगर आप इन 5 का रह गया और करना चाहते हैं तो आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास, फिर उन्हीं को पावर होती है दोबारा से इसको आपके पोर्टल को ओपन करने की। तो ये विशेष ध्यान रखिए कि जब तक आपके जितने भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट का जो भी बायोडाटा आपको सबमिट करना है, तो उससे पहले सभी का कंप्लीट पहले डाटा करेंगे, सबमिट का ऑप्शन दबाते जाएंगे और लास्ट में जब सबके कंप्लीट हो जाए तो फाइनल सबमिट आपको करना है। इतना करने के बाद ये जो डाटा है जो भी आपने भेजे हैं वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास चले जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जैसे अध्यापक ने उनको चेक किया था इसी प्रकार इस आइडिया को जो भी बच्चों के द्वारा डाले गए हैं उन सभी आइडिया को चेक करते हैं कि वास्तव में ये जो आइडिया है ये चुनने योग्य है अथवा नहीं है। अगर इसी प्रकार हमारी जो एक डिस्ट्रिक्ट में 10,000 आइडिया उनको कलेक्ट करने होते हैं, उन 10,000 आइडिया को कलेक्ट करने के बाद यदि हमारे आपके स्कूल का अगर आइडिया किसी बच्चे का सिलेक्ट हो जाता है तो तुरंत आपके पास ईमेल आएगी। ईमेल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा कि आपके इस स्टूडेंट का ये जो आइडिया है ये सिलेक्ट हुआ है, और उसके खाते में 10,000 रुपए की राशि भी आती है। 10,000 रुपए की राशि भी आएगी। ये 10,000 रुपए की राशि क्यों आती है? ये 10,000 रुपए की राशि इसलिए आती है कि वो बच्चा उस आइडिया पर और काम कर सके, यानी कि उसकी वास्तव में जो उसने फिगर बनाई थी, उसका डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम को मॉडल रूप दे सके, और उसके लिए जो खर्च करना होता है वो 10,000 रुपए में खर्च करना होता है। इसके साथ साथ जो आने जाने का खर्चा होता है वो भी इसी में शामिल होता है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जब ये सारा काम हो जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एक एग्जीबिशन करती है। उस एग्जीबिशन में फिर उस बच्चे को ये मॉडल लेकर जाना होता है। यदि वहां पर भी ये आइडिया सिलेक्ट हो जाता है तो वो जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो इस आइडिया को फिर स्टेट लेवल के लिए भेज देते हैं। यही प्रोसेस स्टेट लेवल पर भी होता है, और इसी प्रकार से जब स्टेट लेवल पर जाता है तो उसके बाद भी उसको कुछ ना कुछ बच्चे को दिया जाता है ताकि उसमें और बदलाव वो कर सके। इस प्रकार से स्टेट लेवल पर पहुंचने के बाद अगर वहां पर भी आइडिया सिलेक्ट हो जाता है तो फिर नेशनल लेवल पर उसको भेजा जाता है, और जब नेशनल लेवल पर भेजा जाता है तो ये जो आइडिया है, इस आइडिया के लिए जो हमारी IITs वगैरह वगैरह हैं वो इसको अडॉप्ट कर लेती है, क्योंकि वहां पर कंपनियां आई हुई होती है, और वो कंपनियां IIT के बच्चों से कांटेक्ट करके और उनको कहती है कि इसमें और आप क्या ऐड कर सकते हैं, या इसको बिल्कुल मॉडल रूप का ना रख के इसको मशीन रूप दीजिए, और वहां पर फिर वो
आगे चल पड़ता है। जब नेशनल लेवल पर अगर ये सिलेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद कंपनियां उसको पेटेंट के लिए अप्रूव करना पड़ता है। अगर वो पेटेंट हो जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पर वो पेटेंट हो जाएगा, और जो पेटेंट होगा वो पेटेंट होगा किसके नाम से? उस स्टूडेंट के नाम से जिसने आइडिया दिया था। इस प्रकार अगर वो पेटेंट हो जाता है तो उस बच्चे का नाम वैज्ञानिकों की लिस्ट में लिखा जाता है, और इससे संबंधित जब भी कोई कंपनी इस आइडिया का अडॉप्शन करेगी यानी कि इसको यूज करेगी तो उसकी रॉयल्टी जो भी आएगी वो इस बच्चे के खाते में आएगी, और वो कब तक आएगी? वो जब तक जीवित रहेगा तब तक आती रहेगी। इस प्रकार से एक 6 to 10 स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रदर्शन करने के लिए, साथ साथ वैज्ञानिक बनने के लिए। आशा करते हैं आपको इंस्पायर्ड अवार्ड से संबंधित अब जो भी क्यूरी थी, जो भी आपको एक बात धुंधलापन था, वो धुंधलापन आपका खत्म हो गया होगा, और आशा करते हैं सभी बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे और अपने जो विज्ञान से संबंधित जो भी आपका ज्ञान है उसको बेहतर करेंगे, और इसका परिणाम उचित निकलेगा, और उचित निकलने के साथ साथ आपका जीवन भी उज्जवल होगा। इससे संबंधित एक दो आइडिया अगर आप बात करें, नॉर्मल से आइडिया पहले के जो भी इंस्पायर्ड अवार्ड हुए हैं, तो इसमें जैसे एक बच्ची ने पहले हमारी जो टोंटियां होती है जिसमें बच्चे पानी पीते हैं टंकी में से, तो इस प्रकार से टोंटियां होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये इस लेवल पर लगी होती है, उस लेवल पर जो पानी पीने वाला जो अगर बहुत बड़ी हाइट का बच्चा होता है तो उसको झुकना पड़ता है, और जो बहुत छोटी हाइट का बच्चा है उसके पहुंच तक ये टोंटियां होती नहीं है। तो एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने, गुजरात की है शायद, उस स्टूडेंट ने आइडिया दिया कि इनको इंक्लाइंड मोड पर लगाया जाए, इस प्रकार से टोंटियां लगाई जाए, इस प्रकार से। ये इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहाँ पर जो है ये सबसे हाइट पर है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है जो सबसे लंबी हाइट का है वो पानी पिएगा, और यहाँ पर जो सबसे कम शॉर्ट हाइट का है वो पी लेगा, और इससे टंकी पर भीड़ भड़ाका भी नहीं होगा। तो इस प्रकार के आइडिया आपको अगर मिल जाएं तो वो भी आपके इनोवेटिव आइडिया में गिने जाएंगे। तो आशा करते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से या कुछ अध्यापकों की सहायता से, अपने अभिभावकों की सहायता से, अपने भाई बहनों की सहायता से आप इस प्रकार के इनोवेटिव आइडिया की खोज करेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। थैंक यू।